चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1909 का अधिनियम, उन्नीस सौ 19 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। ये तीनों अधिनियम एक दूसरे से क्या हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो 1947 का अधिनियम बिल्कुल स्वतंत्रता के लिए, भारत की आज़ादी के लिए था, इसलिए इससे रिलेट नहीं करेंगे। आज देखो 1909, 1919, 1935, इस अधिनियम को प्रस्तुत करने से पहले समझो भारत की पृष्ठभूमि में क्या चल रहा है। ये टाइम कैसा है? ये टाइम कैसा है? राष्ट्रवाद का जनक राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है। राष्ट्रवाद का उदय की बात करें तो 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हो गई, उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद को एक मंच मिल गया। वो मंच क्या है? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब मंच के माध्यम से हम अपने राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार कर रहे हैं और अपने आप को संवैधानिक तरीके से आजाद कराने का प्रयास करेंगे। यानी अब अंग्रेजों पर सही से दबाव कौन डालेगा? राष्ट्रवाद की भावना। तो तुम देखोगे इस भावना से प्रेरित होकर जब हम आंदोलन में शामिल होंगे, आंदोलन करेंगे किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तब उनके आंदोलन का प्रभाव हमें सारे अनुच्छेदों में दिखाई देगा। यानी यहां से संवैधानिक विकास की गति क्या हो जाएगी? अचानक से तेज हो जाएगी। अचानक से तेज होने का पीछे कारण समझ में आया? अगर आईएनसी स्थापित ना होती, आईएनसी के मंच से अगर राष्ट्रवाद का उद्भव ना हुआ होता, तो 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम वैसे ना होते जैसे आज ये। यानी संवैधानिक विकास यहां से उत्तरोत्तर गति से बढ़ता दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है, एक एक करके जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे 1909, 19 और 35 का, तब हमें समझ में आएगा क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कहां पर? भारत में। शुरू करें अब। देखो ये इसके 4-5 साल पहले की घटना देखो। जब हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे तो 1905 में भारतीय राष्ट्रवाद में क्या लगा? एक चोट पहुंची। वो चोट क्या है? बंगाल विभाजन, यानी हिंदू और मुस्लिमों के बीच मतभेद, बंटवारा। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना इसी समय हो रही कि नहीं हो रही है? और 1905 में बंगाल का विभाजन, यानी हिंदू और मुस्लिमों के बीच अचानक से राष्ट्रवाद में कमी और हिंदू अलग जाएंगे और मुस्लिम। इस चीज का फायदा उठाने के लिए 1909 के अधिनियम में, अच्छा थोड़ा समझो, 1909 का अधिनियम अगर ना लिखा हो तो क्या लिखा होगा? इसको किसी दूसरे नाम से जानते हैं? ठीक, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, जिसमें से मार्ले कौन है? हाँ ठीक है, मॉर्ले हैं राज्य सचिव और मिंटो है भारत के वायसराय। इनके नाम पर 1909 का एक्ट पास किया गया और इस एक्ट में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की बात कर दी गई। यानी अब चुनाव कैसे होंगे? हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग। इतना ही नहीं, इसमें और एक चीज की गई। क्या किया गया? अगर मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए, ठीक था, कोई बात नहीं थी, लेकिन इनको कहा गया कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में खड़ा कौन होगा उम्मीदवार पद के लिए? मुस्लिम। और वोट कौन देगा? वो भी मुस्लिम ही देंगे। क्या किया गया? यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही क्या देंगे? ये दिक्कत थी कि नहीं दिक्कत थी? यानी राष्ट्रवाद जो चरम पे पहुंच रहा था, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति लागू कर दी कि नहीं कर दी? यानी सिंध, पंजाब, बंगाल जैसे क्षेत्रों में जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर खड़ा कौन होगा? वोट देने का अधिकार। हिंदू चाहकर भी यहां पर वोट, यानी पहली बार वैधानिक तरीके से संप्रदायवाद को लागू कर दिया गया। हाँ या ना? कहां पर? निर्वाचन प्रणाली में। हिंदू अलग जाएंगे और मुस्लिम अलग जाएंगे। वोट डालो और राज करो की नीति दिखी।
1909 के बाद आया क्या समय? यहां पर देखो, इस आधार पे क्या किया गया? निर्वाचन आधार कौन सा है? सांप्रदायिक निर्वाचन को और भी व्यापक कर दिया गया। यानी 1909 में जो हम मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचित कर रहे थे, तो मुस्लिम तो जारी रहेंगे, मुस्लिम के साथ साथ सिख भी आवाज करेंगे कि हमें भी ऐसा आधार दो जहां पर सिख ही चुनाव लड़े और सिख ही वोट दे। यानी अब देखो बंटवारा होने लगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई नहीं, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, सिख अलग। सिख जैसे करेंगे क्रिश्चियन भी कहेंगे कि हमें भी अलग चुनाव लड़वाओ, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन। इसके बाद एंग्लो इंडियन भी यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का जो स्तर था उसको और व्यापक कर दिया गया। कहां पर? 1919। समझ में आई? 1919 के एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू कौन है? राज्य सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन है? दो अंतर समझ में आए? या ये संवैधानिक विकास है? दिमाग लगाओ, ये कमी है। पूरे एक्ट की हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे और नेगेटिव एस्पेक्ट भी। तो पहले क्या देख रहे हैं? ये समझ में आ गया पक्का? इसके भारत सचिव तो एक ही होगा ना? हाँ, दोनों एक ही है, वो सब एक ही। हाँ, 1909 समझ में आया? 1919 और 1935 के एक्ट में इस निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ा दिया गया। पहला समझ में आ गया विकास। यह हालांकि विकास नहीं, ये नकारात्मक पॉइंट है। किसका? इसने भारत के संवैधानिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल दिया। अगर मुस्लिम लीग स्थापित ना होती तो 1909 का सांप्रदायिक निर्वाचन अस्तित्व में नहीं आता। अगर ये ना अस्तित्व में आता तो सिख भी अलग आवाज ना उठाते, क्रिश्चियन भी नहीं उठाते। और यानी अब पूरा भारत अलग अलग वर्गों में अपनी अपनी विचारों को लेकर चुनाव लड़ेगा। इससे क्या दिक्कत होगी? यूनिटी खत्म हो रही। ये किसका प्रयास है? अंग्रेजों का। और ये भारतीय लोग समझ नहीं पाए। आगे बात समझ में। 1935 में याद करो, जब हमने बढ़ाया था 1935 के अधिनियम के तहत क्या हुए थे? चुनाव हुए थे, याद आया? 1937 में कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में। और 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों को जीत किसको मिली थी? कौन जीता था? कांग्रेस। ये याद आई? जिन 8 प्रांतों में कांग्रेस जीती, 6 प्रांतों में उसको पूर्ण बहुमत मिला था। कितने प्रांतों में? और 2 प्रांतों में उसने गठबंधन किया। और बाकी प्रांतों में मुस्लिम ने। समझ में आ गई बात? अब यहां से क्या आएगा? मुस्लिम कब जुड़े? यानी मुस्लिमों ने अपना अलग निर्वाचन कब स्थापित किया? मुस्लिमों के साथ साथ कौन बढ़ गया? यानी यहां पर कितने समुदाय के लिए अलग चुनाव हो रहे हैं? 4। 1935 थोड़ा सा याद करो, कोशिश करना। यह समय कैसा है? क्या यह समय कुछ इसके पहले कुछ घटित हुआ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में? क्या 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 साइमन आया? क्या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई? क्या सेकंड हुई? क्या थर्ड हुई? यहां तक चुनाव का आधार क्या बनाया? सांप्रदायिक आधार पर कितने लोगों को? पूरे भारतीय वर्गों को कितने भागों में बांट दिया? यहां पर एक कदम और आगे आएंगे। सोचो ये टाइम कौन सा है? याद करने की कोशिश करो। 1932 में क्या हुआ था? कम्युनल अवार्ड। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल हो गई, और इस असफलता का मतलब जो कारण था, वो कारण क्या था? याद आया? हिंदू महासभा अलग मांग कर रही है, मुस्लिम लीग अलग मांग कर रही है। इस अंबेडकर साहब की मांग को अंग्रेजों ने थोड़ा सा ध्यान दिया और कहा कि अब यही समय है कि अब इनको और भी तोड़ दो।
और रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया। हाँ या ना? मतलब जब हम सांप्रदायिक आधार पर चुनाव करा रहे हैं तो अब इसमें एक और जाति, और कहा गया दलितों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिए जाए, यानी और बंटवारे को और भी क्या कर दो, व्यापक कर दो। हुआ था? कब हुआ? लेकिन कौन आ गए? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी और अंबेडकर के मध्य क्या हो गया, समझौता, और 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट अस्तित्व में आया। है ना? पूना पैक्ट में अंबेडकर ने गांधी की बातों को मानते हुए स्वीकार किया कि चलो हमें सांप्रदायिक निर्वाचन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। कैसा नहीं? ये क्या है? ये कैसा है? चुनाव खड़ा होने वाला कौन है? वोट देने वाला कौन है? हमने कहा कि हम आपको निर्वाचन का अधिकार देंगे, लेकिन कैसा? कैसा? आगे करें। निर्वाचन का आधार देंगे किस पे? हाँ, यानी दलितों को निर्वाचन का आधार अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा, लेकिन कैसा? यह संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होगा। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, यह क्या है? हाँ, बस ये याद रखना। यहां पर मुस्लिमों के लिए मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा, और वोट कौन दे रहा है? सिर्फ मुस्लिम। लेकिन हम दलितों को भी निर्वाचन दे रहे हैं, लेकिन दलित बाहुल्य क्षेत्र में उम्मीदवार खड़ा कौन होगा? उम्मीदवार दलित खड़ा होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को दिया जाएगा। इस प्रणाली को क्या बोलते हैं? संयुक्त निर्वाचन। तो याद रखना, गांधी और अंबेडकर के मध्य समझौते का सबसे प्रमुख बिंदु क्या है? अंबेडकर ने भी इसको स्वीकार कर लिया, और गांधी ने भी एकता को बनाए रखने के लिए ऐसे को इस पे क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। आई समझ में यहां तक बात? पक्का? पहला पॉइंट समझ में आया? पक्का? 1909 में फूट डालने की राजनीति शुरू हो गई। क्या किया गया? हिंदू और मुस्लिमों को दो अलग धाराओं में बांट दिया गया। इसके 10 वर्ष बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। इसमें क्या कर दिया गया? हिंदू मुस्लिमों के अलावा सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस को भी शामिल करके अलग अलग धाराओं में बांट दिया। इससे एक कदम आगे हम कहाँ पहुंचे? 1935। इसके अलावा भी हमने दलितों को आधार बना लिया। क्यों? क्योंकि रैमजे मैकडॉनल्ड को समझ में आ गया था कि भारत में हिंदू और दलितों के मध्य मतभेद है। इस मतभेद का फायदा उठाओ और दलित के आधार पर निर्वाचन को कर दो, और इनके बीच फूट और गहरी कर दो। लेकिन गांधी जी जानते थे कि अगर ये फूट गहरी हो गई तो कहीं ना कहीं दलितों को अलग कहने का मतलब है हमने स्वीकार कर लिया कि दलित हिंदू नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो अनर्थ हो जाता। इस वजह से गांधी ने 4-5 दिन का क्या किया था? अनशन किया था। मदन मोहन मालवीय ने मध्यस्थता की और अंबेडकर और गांधी को एक धरातल पर लाकर समझौता करा दिया। याद आई बात? पहला पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा ले आओ। उन्नीस सौ 1935। ये बताओ, ये समय पर भारत पर शासन कौन कर रहा है? इस सारे समय में अंग्रेज के रूप में, महारानी के रूप में। भारत में कौन है? महारानी आ रही डायरेक्ट। कौन कर रहा है? वायसराय, उसकी कार्यकारिणी है ना? वायसराय की कार्यकारिणी काम कर रही है, चाहे यहां पर हो चाहे और चाहे देखो क्या अंतर हुआ। 1909 में वायसराय की कार्यकारिणी में, इसके पहले यानी हम 1773 से लेकर 1892 तक की बात कर रहे हैं, इस समय तक वायसराय की कार्यकारिणी में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। पहली बार वायसराय की एग्जीक्यूटिव में पहले भारतीयों को शामिल किया गया। यानी 1909 के अधिनियम में
वायसराय की कार्यकारिणी में कितने भारतीय सदस्यों को आना था? तो पहले भारतीय कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यह क्वेश्चन जाके बहुत बार पूछा गया है, यानी पूछा जाएगा वायसराय की एग्जीक्यूटिव में पहले बार भारतीयों को कब शामिल किया गया? तो 1909 के एक्ट में। पहला भारतीय जो शामिल हुआ उसका नाम 1919 में इस संख्या को बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? कितनी हो गई? 3 हो गई। प्रावधान समझ आ रहे हैं? संवैधानिक विकास। सोचो, अभी तक वायसराय की कार्यकारिणी में कोई भारतीय नहीं है ना? क्यों नहीं है? दिमाग लगाओ, जब तक ऐसे पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। क्यों नहीं है? 1773 से लेकर 1892 तक कितने एक्ट पढ़ लिए हमने, लेकिन आज तक वायसराय की कार्यकारिणी में कोई भी भारतीय क्यों नहीं है? अचानक से क्या खुजली हुई कि उनको भारतीयों को शामिल करना पड़ा? हाँ, संवैधानिक विकास की मांग कौन कर रहा है? राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका है? तो राष्ट्रवाद को सेटिस्फाई करने के लिए अंग्रेज क्या करेंगे? कुछ सुधार करेंगे। उस सुधार के क्रम में क्या किया? चलो, वायसराय की कार्यकारिणी में यानी कानून बनाने की जो सभा है उसमें हम भारतीयों को शामिल। और पहले भारतीय कौन है? 1909 के बाद 1919 में इसकी एक संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? और 1935 में 6 कर दिया गया। ये तुम्हें संवैधानिक विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? ये बात हो गई 1935 तक। और 1945 जब तुमने पढ़ा था वेवेल प्लान, याद आया? वेवेल प्लान में ये बात हो गई थी कि भैया वायसराय की कार्यकारिणी में सारे सदस्य भारतीय होंगे, सिर्फ 2 पद अंग्रेजों के लिए छोड़ दीजिए। वो कौन से? पहला वायसराय का और दूसरा उसका कमांडर इन चीफ। इस पद पर सिर्फ अंग्रेजों को रहने दो, बाकी सारे लोग क्या हो जाए? भारतीय हो जाए। ये संवैधानिक विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अंग्रेजों की संख्या में कमी आती दिख रही कि नहीं दिख रही? और भारतीयों की संख्या अचानक से कब से? क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद का उद्भव हो चुका है। राष्ट्रवाद अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? सोचो, इस समय हम क्या मांग कर रहे हैं? आधुनिक भारत इन लोग को पढ़ाया है तो इसलिए नहीं। इस समय क्या मांग कर रहे हैं हम लोग? 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। किस आधार पर सूरत अधिवेशन हुआ था? क्या हुआ था? हम किसकी मांग कर रहे हैं इस समय? स्वराज की। स्वराज यानी होम रूल, स्वशासन। स्वशासन कैसा? हमें अपने राज पर सिर्फ भारतीयों का शासन करना चाहिए, लेकिन ऊपर कौन बैठे रहेगा? हमारी मांग कैसी है? सीमित है। तो इनका सुधार कैसा है? हमारी मांग 1919 के बाद क्या हुई? 1935 में, यानी 1929 हमने क्या मांगा? याद आया? पूर्ण स्वराज मांगा। तो इनका सुधार कैसा हो गया? और कहा कि अब कार्यकारिणी में सिर्फ 2 लोग हों, बाकी सब क्या हो जाए? तो जैसे जैसे हमारी मांग चेंज हो रही वैसे वैसे इनके सुधार भी। समझ में आई बात? पक्का? तीसरा पॉइंट ले आए। चलो, लाहौर केंद्र 1909, 1919, 1935। केंद्रीय विधान परिषद 1909 से पहले कितनी संख्या है इसमें? अधिकतम कितनी है और न्यूनतम कितनी है? इस संख्या को बढ़ाकर अचानक से कितना कर दिया गया? हाँ जी। क्यों किया गया? क्योंकि हमारी मांगे अब तेज किस तरफ? राष्ट्रवाद की ओर। हमारी मांगे अब किधर तेज हो रही हैं? स्वशासन, स्वराज। अब जैसे जैसे हमारी मांगे तेजी पकड़ेंगी वैसे वैसे इनके सुधार भी ज्यादा बढ़ने लगेंगे। समझ में आ रही बात? पहले तक कितनी थी? सिर्फ 16। केंद्रीय विधान परिषद में 16 सदस्य होंगे जो भारतीय होंगे, जिनमें से कुछ को वायसराय मनोनीत करेगा और कुछ का निर्वाचन करेगा। है ना? इस संख्या को बढ़ा दिया कितना? इसमें 60 सदस्यों में से 28 सदस्य क्या थे और बचे कितने? 32 सदस्य मनोनीत। ये सब डाटा याद रखना, ये हवा में नहीं लिखा रहे, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। यानी अचानक से केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या किस एक्ट में बढ़ी? 1909। कितनी? 16 से कितनी हो गई? इस 60 में से कितने लोग निर्वाचित हैं?
और कितने लोग मनोनीत हैं? ठीक। इसके बाद 1919 में ये 60 संख्या, हालांकि यहां पर प्रांतीय विधान परिषद में पहला चेंज, द्वैध शासन लागू कर दिया गया। नहीं नहीं, वो द्वैध शासन अलग है, ये प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब क्या है? प्रांतों का मतलब, अच्छा शासन किस पर करोगे? कुछ विषय कानून कौन बनाएगा? वायसराय, और कुछ विषय प्रांतों के निर्वाचित लोग। इस वजह से प्रांतीय विधान परिषद में द्वैध शासन क्या कर दिया गया? लागू। और विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड। कुछ रिजर्व रखे गए और कुछ ट्रांसफर कर दिए गए। रिजर्व किसके लिए रखे होंगे? सोचो। कुछ विषय जो बहुत महत्वपूर्ण थे उनको क्या रखा गया? आरक्षित रखे। किसके लिए? जैसे विदेश विभाग में कोई भी मामला होगा, विदेश के संबंध में कानून बनाने शक्ति किसके पास होगी? रक्षा, संचार, जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं वो आरक्षित रख दिए गए। किसके लिए? और जो भी कम महत्वपूर्ण विषय हैं वो किसको दे दिए गए? वो निर्वाचित और मनोनीत को। है ना? जो भी निर्वाचित सदस्य भारतीय, उनको ये विषय पर कानून बनाने शक्ति, इसी को क्या कहा गया? याद रखोगे। यानी प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? 1900। इसमें क्या किया गया? विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? एक रिजर्व्ड और दूसरे रिजर्व विषय किसके लिए? वायसराय। ये कैसे विषय होंगे? अति महत्वपूर्ण, ऐसे विषय जिन पर शक्ति या कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। और कुछ विषय ट्रांसफर, जो हमने कम महत्वपूर्ण के विषय तुमको दे, जाओ जो करना है करो। ये कैसे विषय होंगे? जाओ शिक्षा के लिए कुछ कर दो, या अस्पताल के लिए अस्पताल खोल दो, या जनगणना करा लो। ये छोटे छोटे कम महत्वपूर्ण विषय किसको दे दिए गए? समझ में आई बात? इससे एक कदम आगे आ जाओ। कब की बात कर रहे हैं? जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू हुआ था उसको, यानी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। और कहां लागू कर दिया गया? हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हो गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, यही वो समय है जब केंद्र के विषयों को 3 भागों में, कौन कौन से? वर्तमान में कितने विषय बांटे गए? किसमें किसमें? संघ सूची, राज्य सूची, और यहां भी संघ, राज्य, और यानी किन विषयों पर वायसराय कानून बनाएगा, इसका बंटवारा कब किया गया? किन विषयों में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कानून बनाएंगे, इसका बंटवारा कब किया गया? और किन विषयों में दोनों बना सकते हैं, इसका बंटवारा। ठीक। और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय ने अपने पास रख ली। ये अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? रेसिड्यूरी पावर क्या होता है? कुछ ऐसे विषय बच गए होंगे जिनका उल्लेख इन तीनों सूची में नहीं होगा। ऐसे विषयों पे कानून कौन बनाएगा? इसी को क्या बोलते हैं? तो अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? समझ में आ गई बात? जैसे कंप्यूटर चलाने वाला काम किसका है? कंप्यूटर ऑपरेटर का। पढ़ाने का काम किसका है? पढ़ने का काम किसका है? इसके अलावा ये हो सकता है कि कुर्सी उठा के सही से रखने वाला काम किसका है? इसका उल्लेख कहीं ना। ऐसी शक्ति किसको दे दी गई? वायसराय को। समझ में? यानी हमको दे दी गई। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? समझ में आया? यहां सीटों की संख्या कितनी है? ये समझ में आ गया ना? यहां पर क्या कर दिया गया? सीटों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई। कितनी? 60 सीटें दे दी गई राज्य परिषद को और 145 सीटें दे दी गई केंद्रीय सभा को। ये क्या है? इस दोनों सभाओं को वर्तमान में किस नाम से जानते हो? लोकसभा, राज्य। ये कौन सी सभा? ये कौन सी सभा? तो लोकसभा राज्यसभा का जो गठन है, शुरुआत कब से हुआ है? ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, 1919 के जो राज्य परिषद और केंद्रीय सभा है,
यही आगे आज़ादी के बाद किस नाम से जानी जाएगी? और ये जहां पर 1909 में कुल कितनी सीटें थी, यहां पर राज्य परिषद को कितनी सीटें दे दी गई और केंद्रीय सभा को? समझ में आई बात? इसमें और आगे बढ़ गया। 1935 में क्या किया गया? इसकी संख्या को और बढ़ा दिया गया। और क्या किया गया? 260 सीटें किसको दे दी गई? स्टेट काउंसिल, जो आज किस नाम से जाना जाता है, और 345 सीटें किसको दे दी गई? 1935 में केंद्रीय सभा का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? संघीय सभा। समझ में आ गई बात? यानी सीटों की देखो अचानक से वृद्धि कितनी तेजी से हुई। 2861 में कितनी थी? 6 और 12। 92 में 10 16, 9 में देखो 60, 19 में 60 145, 1935 में, यानी यहां से यहां पे आने में लगभग 3 गुना सीटें बढ़ गई और यहां से यहां पे आने में लगभग 3 गुना। तो 3 गुना सीटें 10 सालों में बढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारी मांगे कैसी हो रही हैं? हमारी बढ़ गई। अब हमें आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहिए, अब हमें अंग्रेजों को भगाना ही पड़ेगा। इसलिए देखो इनके विकास कैसे हैं, सॉरी इनके सुधार भी कैसे हैं? अप्रत्याशित, अचानक से तेजी से सुधार होने लगे। हाँ या ना? कितने सुधार हो गए? रिवाइज करो। पहला सुधार हमने क्या देखा? वो सुधार नहीं, नकारात्मक सुधार है। पहला क्या था? फूट डालो राज करो। 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन कर दिया गया। हिंदू और मुसलमानों को 2 भागों में बांट दिया गया। 1909 में इसके एक कदम और आगे आ गए। क्या किया गया? मुस्लिमों को तो रखा गया अलग से, सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन को भी अलग से निर्वाचन, यानी संप्रदायवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही। 1935 में इनके साथ साथ हमने दलितों को भी अलग करने का उद्देश्य बना लिया था। हमने मतलब अंग्रेजों ने। इसको कम करने के लिए गांधी और अंबेडकर के मध्य क्या हुए? समझौता हुआ, पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट में बात की गई कि हम दलितों को आरक्षण देंगे, लेकिन संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का मतलब उम्मीदवार दलित बहुल क्षेत्र से दलित खड़ा होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार सबको होगा। हो सकता है कोई दलित किसी को पसंद ना आए तो कोई और पसंद हो जाए, है ना? क्या एक बहुत बड़ी जनसंख्या सिर्फ दलित को ही पसंद करेगी? अगर ऐसा होता तो आज की राजनीति पूरी तरह से क्या हो चुकी होती? बिखर चुकी होती। इस वजह से हमने क्या किया कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का आधार प्रस्तुत किया। किसके लिए? दलितों के लिए। और दलितों को अलग होने से बचा लिया। दूसरा क्या देखा हमने? दूसरा क्या देखा? वायसराय की कार्यकारिणी में अभी तक कोई भी भारतीय शामिल नहीं होता था। 1909 में पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया, जिसका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके बाद 1919 में इनकी संख्या को बढ़ाकर 3 कर दिया गया और 1935 में 6 कर दिया गया। 1945 तक वेबल प्लान ने कह दिया था कि भाई साहब सिर्फ हमको 2 ही सीट दो, बाकी सारी सीटें किसको ले रख लो। वो 2 सीटें किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। कौन सी? वायसराय का पद और कमांडर इन चीफ का पद। तीसरा पॉइंट क्या देखा हमने? हाँ, केंद्रीय विधानसभा में परिषद में अचानक से सीटों की संख्या में तेजी से वृद्धि। 1852 के अधिनियम में हमने क्या देखा था कि केंद्रीय विधान परिषद में अधिकतम सीट की संख्या कितनी होगी? 16। इसको अचानक से बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया? 60। 60 में से 28 और 32 इसको बढ़ाकर कहां पर? 1919 में क्या कर दिया गया? प्रांतीय विधान परिषद की संख्या को और तेजी से, और द्वैध शासन की स्टार्टिंग कहां पर? प्रांतों में। केंद्र में नहीं है, प्रांतों में। तो पूछा जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ? केंद्र में द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ? क्या किया गया? 60 संख्या राज्य परिषद को और 145 सदस्य संख्या। यही वर्तमान में क्या है और यही वर्तमान में क्या है? ठीक है। 1935 से प्रांतों के द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया और द्वैध शासन कहां लागू किया गया? केंद्रीय विधान परिषद में। ठीक। इस द्वैध शासन का मतलब शासन 2 संस्थाओं के द्वारा। कौन सी? कितने सदस्य? समझ में आ गई बात? पक्का? और क्या किया गया? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का बंटवारा। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास। वर्तमान में ऐसे कई विषय हैं जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में नहीं होगा। ऐसे में कौन शक्तिशाली है और इस समय कौन है? वायसराय। ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? एक और ले आओ। 35 में
संघ पावरफुल हो गया, अब संघ पावरफुल हो गया। एक और लिया 1909, 1919, 1935। ये विकास कैसा था? ये विकास कैसा था? राजनीति का विकास था ना। यानी अभी मोटा मोटा विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद की बात की। अब हम देखेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट बने। क्या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ? देखो, तो तुम्हें याद होगा अगर क्लास को पढ़ रहे होगे, यही वो समय है जब भारत में कई सारी नए संस्थाएं बनी। एग्जाम्पल याद करो। देखो 1909 में ऐसी कोई भी संस्था नहीं बनी, लेकिन 1919 में बताओ कुछ हुआ है? शाही कमीशन, ली कमीशन या रॉयल कमीशन किससे संबंधित है? अबे यार, अब आईसीएस की परीक्षा एक आयोग के माध्यम से 1919 में एक ली कमीशन अस्तित्व में आया। ली कमीशन बोलो या रॉयल कमीशन बोलो, और ये कह रहा है, कमीशन ने सिफारिश की कि अब जो आईसीएस की परीक्षा है, जिसे हम वर्तमान में आईएएस बोल रहे हैं, आईसीएस की परीक्षा ब्रिटेन से नहीं होगी, बल्कि भारत में एक आयोग स्थापित करो, आयोग के माध्यम से परीक्षा का आयोजन कराओ। और पहली बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया इन 19। लतियाए जाओगे तुम लोग। 1919 के अधिनियम में यह बात हो गई कि अब जो आईसीएस की परीक्षा है वो किसके माध्यम से होगी? भारत में स्थित एक आयोग द्वारा, जिसका नाम सेंट्रल पब्लिक सर्विस, यही वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? या सुन लो, कब स्थापित हुआ? 1919 के अधिनियम के तहत। अस्तित्व में कब आया? 1935 में इसका नाम चेंज किया गया और क्या रखा गया? हाँ, फेडरल पब्लिक सर्विस। अबे तुम लोग कुछ याद नहीं रख रहे हो भाई। 1935 FPSC। अगर यूपीएससी की क्लास की होगी तो बताओ यूपीएससी के पहले हेड कौन है? ऑप्शन क्या होता है? अपने दिमाग पे इतना भरोसा करो, ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। बताओ जो पढ़ चुके हैं। यहां लिखा था हमने, ये भी याद है हमको, लिखा था यूपीएससी के पहले हेड 1926 से पहले अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के, यानी सीपीएससी के? रोज बारकर। 1926 अस्तित्व में आया। 1935 में क्या नाम चला इसका? एफपीएससी। और वर्तमान में यूपीएससी। तो संस्था का विकास दिखा कि नहीं दिखा? पहली संस्था कौन सी निकल के आई? समझ में आ गई बात? एक दूसरी संस्था देखो, यानी 1909 में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। 1919 में निकल के आया क्या? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। 1935 में यही सीपीएससी किस में चेंज हो गया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और 47 के बाद क्या ये संवैधानिक विकास नहीं है? दूसरा, इस 1935 के अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है ना, यानी फेडरल कोर्ट, जिसे हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व कब आया? सुप्रीम कोर्ट वो वाला 1773 का अलग है, लेकिन फेडरल कोर्ट की बात करें तो 1900। यही फेडरल कोर्ट किस में चेंज हो गया? सुप्रीम कोर्ट में। फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है? जो बता दो, एक लाइन बता दो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेडरल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इस समय के? बस 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 बस, अंतिम अपीली न्यायालय नहीं है। यानी फेडरल कोर्ट के खिलाफ आप अपील कहां कर सकते हैं? प्रीवी काउंसिल। लेकिन 28 जनवरी 1950 के बाद जब यह सुप्रीम कोर्ट बन गया तो यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, यानी अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप कभी भी अपील नहीं कर पाएंगे। कहां पर? कहीं अन्य नहीं कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में कर पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है? आर्टिकल बताओ। हाँ, 137 पुनर्विचार याचिका। ठीक है, चलो समझ में आया। इसी के तहत 1935 में एक फेडरल बैंक की स्थापना की गई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? भारत का फेडरल बैंक कौन सा है? बैंकों का बैंक कौन सा है? आरबीआई की स्थापना भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई है। यह पूछा जाए कि आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई है? अरे भगवान, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। यानी ये देखो संवैधानिक विकास है कि नहीं। वर्तमान में आज आरबीआई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। समझ में आ गई बात? पक्का? कितने पॉइंट तुम्हारे मन में आए? जो 5-6 पॉइंट है यही याद कर लेना। क्वेश्चन चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, ये मेंस का टॉपिक भी है और प्री का भी टॉपिक है। ठीक है, चलो बाकी कल मिलते हैं। कल 47 का अलग से कराएंगे, ये इससे रिलेट नहीं है, बिल्कुल अलग है वो। ठीक नहीं, आज नहीं निपटा पाएंगे ना, बड़ा नहीं है, इससे रिलेट नहीं कर पाओगे। ये पूरा संवैधानिक, वो पूरा क्या है, अलग से आज़ादी के लिए, भारत को आज़ाद दिलाने के लिए एक अधिनियम लाया गया। उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नहीं है, वो कल बात करेंगे।